Dear students, welcome to Stimulated Learning Platform. Myself आशीष सईद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर मोशन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को किस तरह अफेक्ट करती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियस की मोशन को कंसीडर किया था और हमने उसमें ये कंसीडर किया था सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के गिर्द मूव नहीं कर रहा, बल्कि न्यूक्लियस इटसेल्फ स्टेशनरी नहीं है, बल्कि वो भी मूव कर रहा है। और ये दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के गिर्द मूव कर रहे हैं, जिसको हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और इस न्यूक्लियस की मोशन की वजह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था रिड्यूस मास का, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास न्यूक्लियस की मोशन की वजह से कम हो जाता है। इसको बोलते हैं एम प्राइम। अब आपको न्यूक्लियस के मोशन का ये समझ आ गई कि न्यूक्लियस की मोशन हमारे इलेक्ट्रॉन के मास को अफेक्ट करती है, उससे मास चेंज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस की मोशन से अफेक्ट होगा तो इसका वजह है कि इसका मतलब यह है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। और अगर एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे तो जो उनके दरमियान ट्रांजिशंस होंगी उससे जो हमें वेवलेंथ्स मिलेंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। और इसको कंसीडर करने की वजह ये थी क्योंकि अगर हम इसको मोशन को कंसीडर ना करें तो जो हमें बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, जिस केस में हमारा न्यूक्लियस स्टेशनरी था, उस केस में जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो एक्सपेरिमेंटल के साथ मैच नहीं होती। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब हमारे पास जो वेवलेंथ आती थी उसमें और जो बोहर की प्रिडिक्शन थी दोनों में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही थी। और लेकिन जब हम न्यूक्लियस की मोशन को कंसीडर करते हैं तो वो वेरिएशन खत्म हो जाती है। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो मोशन है वो वेवलेंथ्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस की मोशन इलेक्ट्रॉन के मास को अफेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन के मास का अफेक्ट होने की वजह से आपका जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उसके अंदर चेंज आ जाता है। अब एनर्जी लेवल्स को हम करेक्ट कैसे करेंगे? अब रिड्यूस मास को हम जब इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे एनर्जी के फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल्स करेक्ट हो जाएंगे। और अगर एनर्जी लेवल्स करेक्ट हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर मोशन किस तरह वेवलेंथ को अफेक्ट करती है। देखिए, हाइड्रोजन के केस में पहले ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है E1 माइनस एम ए की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इसका रिजल्ट आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उस केस में था जब हमने न्यूक्लियस की मोशन को कंसीडर नहीं किया था। अब अगर हम इसको सारे ऑर्बिट्स के लिए ये फार्मूला बनाएं, जनरल फार्मूला, तो ये बन जाएगा En इज इक्वल टू माइनस एम ई की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n²। क्योंकि ये टर्म E1 के इक्वल है तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा E1/n²। E1 की वैल्यू जब -13.6 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और n की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें हर ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी। अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होती है तो हम इस फार्मूले से वो एनर्जी कैलकुलेट करते थे। लेकिन क्योंकि ये m चेंज हो गया है, मास चेंज हो गया है, तो मास चेंज होने की वजह से आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और अगर एनर्जी चेंज हो जाएगी तो अब जब ट्रांजिशंस होंगी तो उसमें वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अब क्योंकि ये मैथ एम नहीं है बल्कि एम प्राइम है, तो मैं इसको ई एन की बजाय इसको ई एन प्राइम लिखता हूँ। ई एन प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम प्राइम ए की 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n²। अगर हम इस फार्मूले को m/m से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, अगर मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m और m आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वापस ये टर्म आ जाएगी। तो मैंने यही किया कि इस फार्मूले को m/m से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैंने जो ऊपर वाला m था जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको मैंने अंदर लिख दिया है, उसका जो m प्राइम था वो मैंने बाहर लिखा है। उसकी वजह ये है कि मैं इस टर्म को E1 से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ ताकि इस फॉर्म को मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। और देखें, ये m प्राइम में से ये टर्म माइनस नहीं हो रही, बल्कि ये m'/m सेपरेट रेशियो है, इनके दरमियान में गैप है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और अब ये वाली जो टर्म है क्योंकि ये E1 के इक्वल है तो इसका मतलब m'/m इंटू E1/n²। और देखें, ये m प्राइम क्योंकि रिड्यूस्ड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से कम होता है, और नीचे इलेक्ट्रॉन का मास है, इसका मतलब ये रेशो 1 से कम होगी। अगर ये रेशो 1 से कम होगी तो आपके पास जो न्यू एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर मैं m'/m हाइड्रोजन के केस में बात करूं जबकि न्यूक्लियस के अंदर सिंगल प्रोटॉन है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 0.99945।
और यहाँ से अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें, फार्मूला बनाएं, तो ये बनता है ई एन प्राइम 0.99945 E1 ओवर एन स्क्वायर। तो देखें E1 का हमें पता है, पहले ऑर्बिट के लिए -13.6 है, और n अगर इसकी 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, इसका मतलब हम पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। उस केस में जब हमने अपने एनर्जी लेवल्स को करेक्ट कर लिया है, अब ये करेक्टेड एनर्जी लेवल्स हैं। अब E1 H प्राइम, मैं H क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि M प्राइम ओवर M अगर हम हाइड्रोजन की बजाय किसी और एटम के लिए फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के लिए करेक्शन की है, तो ये हाइड्रोजन के लिए फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो 0.99945 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -13.5925 रिजल्ट आएगा। देखें रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसके थोड़े से चेंज की वजह से आपकी जो ट्रांजिशन होगी अब दो ऑर्बिट्स के दरमियान, उससे जो वेवलेंथ एमिट होगी, वो जो हमारा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल के अंदर रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ऑल्दो ये रिजल्ट बहुत माइनर है, बहुत माइनर चेंज आ रहा है। और एक बात और देखें, अगर हम ये जो -13.5925 है, इसको ओरिजिनल एनर्जी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि ओरिजिनल एनर्जी को हम मान रहे हैं कि ये 100% है, और ये रिजल्ट है, ये हमारी न्यू ऑब्टेन्ड एनर्जी है जब हमने एनर्जी लेवल्स को करेक्ट किया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड फॉर्म में परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो है जो हमें अब हासिल हुई है जब हमने एनर्जी लेवल्स को करेक्ट किया है, और ये वो है जो ओरिजिनल है। जैसे आप लोग अपने नंबर्स कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, ये आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये टोटल मार्क्स, तो आपके पास रिजल्ट आया है 99.945। इसका मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल हमारे पास क्या था, 100, उसमें से -99.945 करें तो इसका मतलब ये 0.055% का डिफरेंस आ रहा है दोनों एनर्जीज के दरमियान। अब आपको नजर आ रहा है -13.6 मोर नेगेटिव है और ये लेस नेगेटिव है। हम कहेंगे कि जो हमारे पास न्यू एनर्जी है, वो पहली एनर्जी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लेस नेगेटिव है। इस बुनियाद पे हम इसको कहेंगे कि ये एनर्जी पहली एनर्जी से, जो कि -13.6 है, उससे कितनी ज्यादा है, 0.055% ज्यादा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूक्लियर मोशन का। अब देखिए न्यूक्लियर मोशन ने वेवलेंथ्स को किस तरह अफेक्ट किया है, आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि न्यूक्लियर मोशन ने एनर्जी लेवल्स को चेंज कर दिया। अब जो ट्रांजिशंस होंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी, तो हमारा जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। Thank you for your attention. Please subscribe my channel because your subscriptions will motivate me to record more and more lectures. Jazakallah.